गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम इन बायो क्लास। और बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि इसी यूनिट में पादप कार्य की, जैसे मैं हमेशा ही बताता हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है। एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, चाहे आपकी बोर्ड के एग्ज़ाम की दृष्टि से देख लो, चाहे आप नीट के एग्ज़ाम की दृष्टि से देख लो। इसके अंदर जितने भी जो चैप्टर हैं वो नीट के हिसाब से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे एक एक लाइन पे आपको फोकस करना होता है। और जैसे कि आपको पता है कि इसके अंदर जो अपने 5वां, 6ठा और 7वां जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट जो चैप्टर अपने चालू किया है वो 9th नंबर का जो चैप्टर है वो स्टार्ट किया है। ठीक है, और 9th नंबर का चैप्टर, उसका नाम क्या है बच्चों? एंजाइम। तो बात करते हैं आज अपन उसी की आगे। ठीक है, कि अपना जो चैप्टर है अध्याय, एक एक लाइन जरूरी है आपको पढ़ना, क्योंकि जो भी समय मिल रहा है आपको, ये जब अपना वीडियो लेक्चर के माध्यम से है तो इसमें अपन इतना ही पढ़ पा रहे हैं जितना आप याद कर सको। ठीक है, तो इसमें एक एक लाइन है वो आप इसमें याद कर सकते हो। 9th नंबर का जो चैप्टर है वो पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? एंजाइम है। एंजाइम है। एंजाइम है, ठीक है, एंजाइम। तो बच्चों, आपको जैसे मैं एक बार वापस याद दिलाना चाहूँगा कि जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर था, करंट जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर था, उसके अंदर अपने क्या डिस्कस किया था। उसके बाद आज की जो कक्षा है उसके अंदर अपन एंजाइम इतिहास के बारे में बात करेंगे। एंजाइम की संरचना है वो बहुत बड़ा है, थोड़ा बड़ा है, तो इस वीडियो लेक्चर में अपन डिस्कस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इस वीडियो लेक्चर के अंदर अपन जो ये परिभाषा है वो आपको कंटेस्ट याद रखनी है, डेफिनेशन जो एक बार मैं वापस आपके साथ डिस्कस करूँगा। और अपन एंजाइम के जो इतिहास है उसके बारे में आप आज इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और जो एंजाइम की जो संरचना के बारे में बात करें तो वो थोड़ी बड़ी है, इसलिए वो एक अलग से वीडियो लेक्चर उसका बनाना पड़ेगा। क्योंकि इसमें अपन अभी डिस्कस करना चालू कर देंगे, कंप्लीट तो हो नहीं पाएगा, इसलिए उसका अलग से वीडियो लेक्चर आपके लिए डालना पड़ेगा। तो आज अपने हिस्ट्री की बात करेंगे, एंजाइम का जो इतिहास है उसके बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले बच्चों, अपने जैसे अपने एंजाइम की बात करी थी, अपने जो शरीर के अंदर समस्त क्रियाएं होती है, जैविक क्रियाएं होती है, उन बायोकेमिकल रिएक्शन, जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, उन्हीं की वजह से अपने शरीर की जो अपन बात करते हैं अस्तित्व होती है वो होता है। ठीक है, असंख्य जैव रासायनिक अभिक्रिया में शरीर के अंदर होती है, उसी की वजह से जो सजीव होता है उनका अस्तित्व होता है, जैव तंत्र होता है उसका अस्तित्व होता है। और ये जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती है शरीर के अंदर संपन्न होती है, और यदि इन्हीं अभिक्रियाओं को यदि अपन बाहर करवाते हैं तो ये अच्छे दक्षता से संपन्न नहीं हो पाती, जैसे अपनी जीवित कोशिका, जीवित तंत्र के अंदर ये कोशिकाएं संपन्न होती है। इसके बाद अपने बात करी थी कि शरीर के अंदर कुछ ऐसे कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, सक्रिय कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, जिनकी वजह से क्या होती है, जो जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है उनको क्या एंजाइम कहा गया था। ठीक है, उसके बाद अपन ने बच्चों एक इसमें बात करी थी कि जो शरीर के अंदर जो अपन जैव रासायनिक अभिक्रियाएं की बात करें, दो प्रकार की जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। एक तो होती है उपचय अभिक्रियाएं होती है, उपचय अभिक्रिया होती है जो संश्लेषण प्रकार की होती है। और मैंने हमेशा ही बताया था आपको, संश्लेषण प्रकार की जो होती है उसमें हमेशा ही क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब जहाँ पर बनाना होता है, किसी चीज़ को बनाना होता है, जैसे आप खिचड़ी बना लो, चाय बना लो, उसको हीट करना ही पड़ेगा, गर्म करना ही पड़ेगा, उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसमें क्या होती है, जो संश्लेषण उपचय की जो क्रिया है, ठीक है, जो एनाबॉलिक जो रिएक्शंस होती है उनके अंदर क्या होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है, एनर्जी की नीड होती है बच्चों। फंडा है ये, ठीक, किसी चीज़ को बनाने की, चाहे आप रिलेशन बना लो, चाहे कुछ भी बना लो, चाहे दीवार ही बना लो, तो उसके अंदर पैसे लगते हैं, खर्च होते हैं पैसे। ठीक है, पैसे खर्च, ईंटें लगी है, ईंट लगती है, जो सीमेंट लगता है, मतलब किसी रूप में अपन बात करें तो एक तरह से ऊर्जा उसमें लगती है, किसी भी चीज़ को बनाते हैं तो। और दूसरी जो रिएक्शन की अपन ने बात की थी वो किसकी बात की थी, वो अपन ने बात की थी जो अपचय क्रिया होती है उसकी बात की थी। ठीक है, अपचय जिसको कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। कैटाबॉलिज्म की अभिक्रिया की बात करते हैं, मतलब किसी चीज़ को तोड़ते हैं तो ऊर्जा निकलती है। ठीक है, जब रिलेशन टूटता है तो दोनों तरफ से गुस्सा होता है। ठीक है, जब रिश्ता टूटता है मान लो तो दोनों तरफ से गुस्सा होता है, दोनों तरफ से अग्रेसिवनेस होती है, दोनों तरफ से ऊर्जा निकलती है। वो तूने ऐसे कह दिया, तूने ऐसे कह दिया, तूने ऐसे किया, तूने ऐसे किया, मतलब एक तरह से, मतलब एक लोकल में एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, बता रहा हूँ इस तरीके से। वैसे ही क्या होता है, कोई भी जो बड़ा पदार्थ होता है या जटिल पदार्थ होता है, जैसे अपने पिछले वीडियो लेक्चर में बात करी, ये एक जटिल पदार्थ है, ये दो सरल पदार्थों में अंदर टूटता है, तो यहाँ पे क्या होती है, ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है, मुक्त होती है। ठीक है, ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया होती है इसको क्या बोलते हैं, अपचय अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, इसको कैटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं।
इसको क्या बोलते हैं, कैटाबोलिक रिएक्शन बोलते हैं। और दूसरी कौन सी थी, जैसे मैंने पहली रिएक्शन बताई, ए प्लस बी मिलकर सिंथेसिस प्रकार की होती है, ए बी बनता है, यहाँ पर क्या होती है, एटीपी की आवश्यकता होती है, यहाँ पर क्या होती है, एटीपी की आवश्यकता होती है, ठीक है। और ये जो होती है उपचय प्रकार की होती है, इसको क्या बोलते हैं, एनाबोलिज्म बोलते हैं, रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो विक्रियाएं होती है ये क्या करती है, जो उपापचय पाथवे होता है, उपापचय या मेटाबॉलिज्म का निर्माण जो होता है बॉडी के अंदर, जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है, मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं, ये दोनों ही मेटाबॉलिज्म प्रकार की विक्रिया होती है। यहाँ तक अपन ने जो था प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर अपने डिस्कस किया था, ठीक है। और इसके बाद अपन ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण इनको इम्पोर्टेंट बात की थी, परिभाषा। मैंने कहा परिभाषा आपको प्रोटीन की परिभाषा हमेशा ही आपके काम आएगी, याद रखनी है, और बोर्ड के एग्जाम में 1 नंबर की पूछ लेते हैं, या अपन आगे भी जैसे बात करें तो प्रोटीन की परिभाषा की बात की थी, तो परिभाषा की बात करें एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपन इतिहास की बात करेंगे इसके, ठीक है। परिभाषा की परिभाषा, तो परिभाषा क्या है बच्चों, आपको याद होगी, जो बच्चे हैं जिन्होंने नोट्स बनाए हैं उनको याद होगी, लेकिन एक बार और याद दिलाता हूँ कि परिभाषा की बात करें तो ये प्रोटीन की प्रकृति के वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो जीवित कोशिकाओं में जैव उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं, एंजाइम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एंजाइम कहलाते हैं, ठीक है। प्रोटीन की प्रकृति के वे कार्बनिक पदार्थ जो जीवित कोशिका में जैव उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं, एंजाइम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एंजाइम कहलाते हैं, ठीक है। बायो कैटलिस्ट, जो उत्प्रेरक बोले तो बायो कैटलिस्ट, ठीक है। अब उत्प्रेरक या एंजाइम की जैसे मैं सिंपल भाषा में कल यहाँ तक बात हो गई थी, इसका एक सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ। मान लो कोई 2 मित्र होते हैं, ठीक है, उनके बीच में झगड़ा हो जाता है, तो तीसरे मित्र को जिसको पता लग जाता है कि इनके बीच में कोई झगड़ा हो गया, तो झगड़ा होने के बाद क्या करता है, वो जो तीसरा बंदा है वो क्या करता है, एक उत्प्रेरक जैव उत्प्रेरक एंजाइम की भांति काम कैसे कर सकता है। वो क्या कहेगा, जो ए बंदा है, जो ए पर्सन है, उसको क्या कहेगा, यार तेरे बारे में उसने ऐसे कहा था, बी वाले ने ऐसे कहा था, तो बी वाले को जाके क्या कह देगा कि तेरे बारे में ए वाले ने ऐसे कहा, ऐसे गाली दे रहा था, इस प्रकार से दे रहा था। तो ये क्या हो जाए, उसके बीच में जो लड़ाई की जो विक्रिया हो रही थी वो क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी, यार तूने ऐसे कह दिया, तूने ऐसे कह दिया, है ना। जो उनके बीच में जो लड़ाई की जो विक्रिया थी वो तेज, तो जो सी वाला बंदा जो दोनों को भिड़का रहा था वो क्या है, उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है। तो इसी प्रकार से जैसे ये क्या है कि जो एंजाइम क्या करते हैं, यहाँ के हालांकि आधी अधूरी, आपको तो इतनी परिभाषा याद रखनी है, लेकिन आधी अधूरी है कि ये एंजाइम क्या करते हैं, स्वयं जो होते हैं अपरिवर्तित रहते हैं। अभिक्रिया के अंत में ये स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। स्वयं अपरिवर्तित रहने का मतलब होता है इनका खुद में कुछ चेंज नहीं होता। अभिक्रिया करवा देंगे, चाहे ए प्लस बी को बना के ए बी बना देंगे, लेकिन इनका खुद का कुछ नहीं होता। एंजाइम एज इट एज रहते हैं, फिर वो दूसरी अभिक्रिया में काम आते हैं, मतलब स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, अभिक्रिया को परिवर्तित करते हैं, अभिक्रिया को कंप्लीट कर देंगे। लेकिन ठीक है, ये थी आपकी जो बुक में परिभाषा है, वो परिभाषा आपको इस प्रकार से याद रखनी है। अब अपन लाइन टू लाइन इसके तो इतिहास है, तो इतिहास को यहीं पे याद रखेंगे, क्लास में इसी वीडियो लेक्चर में अपन याद करने की कोशिश करेंगे लाइन टू लाइन, ठीक है। तो एंजाइम का इतिहास के बारे में बात करते हैं आज। एंजाइम के इतिहास के बारे में बात करते हैं। तो एंजाइम के इतिहास की बात करें, सबसे पहले जो नाम आता है एंजाइम की जैव उत्प्रेरक के रूप में जो पहचान की थी, ठीक है। एंजाइम की जैव उत्प्रेरक, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन याद रखना, ये जो नीट के अंदर इनसे पक्का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, भाई इसकी खोज किसने की थी, कैसे की थी, अपने भी काम का है इसलिए, है ना। एंजाइम की जैव उत्प्रेरक के रूप में सर्वप्रथम पहचान
सर्वप्रथम पहचान, यहाँ लिख देता हूँ और लिखने देता हूँ, ठीक है। बर्जिलियस ने 1853 में की थी। तो सबसे पहले जो नाम की बात आती है तो सबसे पहले आता है बर्जिलियस का नाम आता है, ठीक है। 1800 जो है तो 35 के अंदर है, 1835 के अंदर की थी, ठीक है। ये बर्जिलियस ने की थी। सर्वप्रथम पहचान की बात करते हैं तो सर्वप्रथम एंजाइम के रूप में जो अपन बात करते हैं, एंजाइम के जैव उत्प्रेरक के रूप में, ठीक है। ये एंजाइम होता है वो जैव उत्प्रेरक होता है, बायो कैटलिस्ट होता है। इसके रूप में इसकी पहचान जो की थी सबसे पहले किसने की थी बच्चों, किसने की थी? बर्जिलियस ने की थी। किसने की थी? बर्जिलियस ने की थी। याद है ना, ये लाइन आपको याद होनी, कंठस्थ याद होनी चाहिए। एंजाइम की जैव उत्प्रेरक के रूप में पहचान सर्वप्रथम किसने? बर्जिलियस ने की थी। इसके बाद दूसरा जो आता है वो एडवर्ड बुकनर आता है। एडवर्ड बुकनर ने यीस्ट से जाइमेज नामक जटिल सम्मिश्र होता है, जटिल की खोज की थी। एंजाइम नामक एंजाइम दिख रहा है यहाँ पे, एंजाइम नामक जटिल की खोज की थी, ठीक है। ये हो गया दूसरा, इसमें नाम आपको याद है एडवर्ड बुकनर का हो गया, ठीक है। दो साइंटिस्ट आ गए हैं, एक तो बर्जिलियस आ गया, दूसरा आ गया एडवर्ड बुकनर आ गया। तीसरा आएगा आपके विली कुहने, ठीक है। तो बात करते हैं एंजाइम का शब्द दो सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था किसने किया था? विली कुहने ने किया था, ठीक है। एंजाइम एंजाइम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विली कुहने ने 1878 में किया था। ये कई बार बच्चों पूछा गया, एक लाइन है बिल्कुल इजी सी लाइन दिख रही है आपको, लेकिन नीट के एग्जाम में पता नहीं कितनी बार आई हुई है, आप देख लेना अपने जो ना। पुणे का नाम बहुत बार पूछा है, 1878 में किया था। सर्वप्रथम बात करते हैं एंजाइम शब्द, जो एंजाइम वर्ड्स है उसका जो यूज किया था, है ना। 35 में इसकी जो खोज हुई थी, सर्वप्रथम पहचान हुई थी जैव उत्प्रेरक के रूप में, लेकिन जो विलियम कुहने था उसने इसकी जो है वो क्या नाम शब्द का प्रयोग किया था। और इन जो किसके लिए? यीस्ट का जो किण्वन था, बात करते हैं यीस्ट के जो विलियम में जो किण्वन की जो प्रक्रिया थी उसमें इसने ये खोजा था, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि जेबी सुमनर और ने यूरेज एंजाइम का जो क्रिस्टल रूप है वो प्राप्त किया था, विशुद्ध क्रिस्टल रूप प्राप्त किया था, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट है जेबी सुमनर। देखो जेबी सुमनर की बात करते हैं। जेबी सुमनर ने जो यूरेज एंजाइम, जेबी सुमनर ने तो यूरेज एंजाइम विशुद्ध क्रिस्टल रूप में प्राप्त किया था, ठीक है। जेबी सुमनर ने नाम आ गया, जेबी सुमनर ने जो यूरेज एंजाइम था, यूरेज एंजाइम विशुद्ध क्रिस्टल रूप में, मतलब क्या होता है? क्रिस्टल का मतलब होता है सॉलिड है, जैसे नमक होता है उस प्रकार से, तो उसको ड्राइड कर लेना, ठीक है। तो विशुद्ध जो होता है क्रिस्टल रूप में जेबी सुमनर ने सर्वप्रथम यूरेज एंजाइम को जो होता है, यूरेज एंजाइम होता है उसको किसी विशुद्ध क्रिस्टल रूप में प्राप्त किया था।
इसके बाद बात करते हैं जो नेक्स्ट एक सुन्नर जो वैज्ञानिक है, ये जे.बी. सुन्नर हुआ, ठीक है, जे.बी. सुन्नर और नॉर्थरॉप, ठीक है। दूसरा वैज्ञानिक आता है जे.बी. सुन्नर, और दूसरी बात करें जैसे अपन नॉर्थरॉप की बात करें तो नॉर्थरॉप दोनों ने मिलकर इसकी रासायनिक प्रकृति का पता लगाया था, ठीक है। जे.बी. सुन्नर एंजाइम की रासायनिक प्रकृति का पता लगाया तथा बताया कि एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं। ये सबसे बहुत शेप बने होते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट खोज थी, सुन्नर तथा नॉर्थरॉप ने की थी। सुन्नर तथा नॉर्थरॉप ने लास्ट में क्या खोज की बच्चों? सुन्नर तथा नॉर्थरॉप ने यहाँ पर ये पता लगा दिया कि ये जो इनकी रासायनिक प्रकृति होती है वो किस प्रकार के प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। तो बात करें सुन्नर नॉर्थरॉप ने क्या बताया कि एंजाइम की प्रकृति को होते हैं, दीज आर प्रोटीनेस इन नेचर, जो अपन परिभाषा में पढ़ चुके हैं। प्रोटीन की प्रकृति के कार्बनिक पदार्थ परिभाषा में पढ़ा था ना, तो प्रोटीन की प्रकृति के कार्बनिक पदार्थ ये अपने परिभाषा में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन जे.बी. सुन्नर ने सबसे पहले बताया था, सबसे पहले जे.बी. सुन्नर और नॉर्थरॉप ने ये बताया था। और इसके बाद क्या हुआ कि इसके लिए बहुत बड़ी खोज थी ये, ठीक है, कि एंजाइम की प्रकृति का पता लगाना एक बहुत ही बड़ा वर्क था, एक टिपिकल वर्क था, तो उन्होंने करके दिखाया। इसके लिए अपन बात करते हैं कि सुन्नर तथा नॉर्थरॉप व स्टैनले और था साथ में को 1947 में इस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। अब देख लो बच्चों, ये लाइन में लिखी है नोबेल पुरस्कार मिला, इसका मतलब ये कितनी बड़ी खोज होगी, है ना। आप सोचो कि इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला है उनको, तो इसके लिए आप सोच सकते हो कि एक लाइन लिखी है, मैंने छोटी सी अपन बुक में पढ़ के इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, कि ये तीनों को सुन्नर तथा नॉर्थरॉप तथा स्टैनले को इस खोज के लिए, इस कार्य के लिए, कौन से कार्य? एंजाइम की प्रकृति का पता लगाने के लिए क्या होगा 1947 के अंदर क्या मिला इनको? नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि सर के जो कुछ होते हैं एंजाइम, जो एप्रोटीन की प्रकृति के एंजाइम होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, एग्जाम में नीट के एग्जाम बहुत कई बार पूछी गई है। देखो कि यहाँ पे दिख जाएगा, एक लाइन बची है, ये डिस्कस करेंगे फिर अपन, ठीक है। चलो यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। एप्रोटीन एंजाइम मतलब कुछ एंजाइम जो होते हैं वो एप्रोटीन मतलब प्रोटीन से बने हुए नहीं होते हैं, ठीक है। उनकी खोज की बात करें तो उनकी खोज सर्वप्रथम बात करें शेक तथा अल्टमान ने, ठीक है, शेक तथा अल्टमान ने खोज की थी ना। एप्रोटीन एंजाइम जो होते हैं उनकी खोज किसने की थी? शेक तथा अल्टमान ने की थी, ठीक है। और वो एंजाइम कौन सा था? वो एंजाइम था राइबोजाइम। राइबोजाइम, वो एंजाइम कौन सा था बच्चों? राइबोजाइम, ठीक है। और ये किससे बना होता है? ये आरएनए से बना होता है, आरएनए प्रोटीन है, ठीक है, आरएनए से बना होता है, प्रोटीन से नहीं बना होता है, आरएनए से बना होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड से बना होता है। राइबोजाइम की बात करें तो ये क्या होता है? आरएनए
के उत्प्रेरक अणु होते हैं जो राइबोजाइम बात करते हैं, इसको क्या कहते हैं, राइबोजाइम। और ये किससे बना होता है, आरएनए से बना होता है, प्रोटीन से नहीं बना होता। एक एंजाइम जो प्रोटीन एंजाइम होता है, एक एग्जाम्पल अपवाद के स्वरूप में आप बता सकते हो। इसमें परिभाषा में भी इसका अपवाद आ गया था, ठीक है। इसमें परिभाषा में इसको अटैच करना होता है, यहाँ तो चलो अपन चल जाता है बॉडी स्टैंडर्ड बुक के होती है उसको अटैच करती है, अपन जब करते हैं प्रोटीन की प्रकृति के कार्बनिक पदार्थ, प्रोटीन के एक प्रोटीन प्रकृति का भी एक कार्बनिक पदार्थ जो एंजाइम कार्य करता है, इसलिए कई बार कारण बन जाता है परिभाषा के लिए भी, ठीक है। लेकिन ये जो है अप्रोटीन एंजाइम है वो शेख टाल्टमान ने इसकी खोज करी थी, और उसका नाम क्या था, खोज की, ठीक है। और नाम क्या था इसका, राइबोजाइम नाम है, जो आरएनए से बना होता है, ठीक है। आरएनए के उत्प्रेरक अणु होते हैं और आरएनए के अंदर ही ये उत्प्रेरण का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों ये जो छोटा सा इतिहास की बात करी, लेकिन इनसे क्वेश्चन होता है, एक नंबर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई इसकी खोज किसने की थी। और नीट में तो इनमें से पक्का नीट में से एक या क्वेश्चन पक्का उठता है, जैसे किसने सर्वप्रथम नाम दिया। तो एक बार वापस डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे मैंने बताऊं कि अब सबसे पहले बात करते हैं एंजाइम जो होते हैं जैव उत्प्रेरक के रूप में सर्वप्रथम पहचान किसने, बर्जीलियस ने की थी। इसके बाद बात करते हैं कि 1835 के अंदर एडवर्ड बुकने ने यीस्ट से जाइमेज नामक एंजाइम जटिल की खोज की थी, ठीक है, इसमें यीस्ट में। फिर एंजाइम शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो किसने किया था बच्चों, विली कुहने ने किया था। यहाँ पे ये लिखा है, ठीक है, विली कुहने का बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, कुहने का आप देख लेना एग्जाम में, ठीक है। एंजाइम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विली कुहने ने किया था, ये आ जाता है। इसके बाद आता है जेबी सुन्नर ने यूरेज एंजाइम को विशुद्ध क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया था। यूरेज एंजाइम होता है उसको विशुद्ध क्रिस्टल के रूप में जेबी सुन्नर ने किया था। उसके बाद सुन्नर नॉर्थरोप ने क्या किया कि एंजाइम की जो प्रकृति होती है, एंजाइम की प्रकृति का पता लगाया, ठीक है। सुन्नर और नॉर्थरोप ने एंजाइम की प्रकृति का पता लगाया क्या बताया कि एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन की प्रकृति होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी बात करें कि जेम, इसीलिए क्या होता है इस कार्य के लिए जेबी सुन्नर, नॉर्थरोप था, स्टेनले, एक इनका जो सहायक और था स्टेनले, उसको साथ में और लिया। और तीनों को 1947 के अंदर जैसे बुक में दिया उस हिसाब से बता रहा हूँ कि नोबेल पुरस्कार इस सन में इनको मिला था। और नोबेल पुरस्कार मिला था इसका मतलब बच्चों आप देख सकते हो कितना बड़ा कार्य था ये, ठीक है। नोबेल पुरस्कार मिला इसका मतलब बहुत बड़ा कार्य था। अपने लाइन में एक पढ़ते हैं, समझ रहे हैं कि भाई प्रोटीन पढ़ते ईजी लगता है, लेकिन खोजना बहुत बड़ा टिपिकल कार्य था। इसके बाद और सारे कार्य हो गए वो आसान हो गए। इसके बाद हो गए कि एंजाइम प्रोटीन्स में थे, और उसका सुंदर नॉर्थरोप को 1947 में इसके कारण नोबेल पुरस्कार मिला। और फिर एक आता है कि अपन बात करते हैं कि एंजाइम की प्रकृति के होते हैं, एंजाइम प्रोटीन की प्रकृति, लेकिन एक अप्रोटीन एंजाइम और होता है जो प्रोटीन मतलब जो प्रोटीन से नहीं बना होता, जो आरएनए अणु से बना होता है, आरएनए के उत्प्रेरण के कार्य में ही करता है। इसका नाम है राइबोजाइम। इसकी खोज शेख और अल्टमान ने की थी। शेख और अल्टमान ने बताया था कि भाई एक एंजाइम ऐसा भी है जो प्रोटीन से नहीं बना होता, वो अप्रोटीन एंजाइम होता है जिसका नाम है राइबोजाइम। अपवाद शुरू इसको याद रखना, स्टार लगा लेना, ठीक है, क्योंकि अपवाद से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। तो बच्चों आज की कक्षा के अंदर मैंने यही इतिहास क्यों डिस्कस किया कि उसकी जो प्रोटीन की संरचना है वो तो बड़ी है, वो एक कक्षा इसमें तो डिस्कस कर नहीं पाते। तो ये आप अच्छे से याद करो, ये अभी आपको याद हो जाना चाहिए सारा का सारा। आगे कक्षा के अंदर अपन बात करेंगे प्रोटीन की इसकी एंजाइम की संरचना के बारे में बात करेंगे। तो आज की कक्षा में इतना बहुत है।